मित्रों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 164 के तहत जो अंतरण कब होता है भूमि स्वामी की मृत्यु होने पर, तथा कृषि भूमि में कोई अधिकार या हित अर्जन के धारा 109, 110 यानी भूमि में नामांतरण के बारे में। धारा 164 यह कहती है कि भूमि स्वामी का हित उसकी मृत्यु हो जाने पर, यदि भूमि स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पर्सनल लॉ, यानी वो जिस धर्म को मानने वाला है उसकी पर्सनल लॉ के अधीन रहते हुए के अनुसार यथास्थिति विरासतन, बाय इनहेरिटेंस, उत्तरजीविता या वसीयत द्वारा हस्तांतरित होगा, संक्रांत होगा, अंतरित होगा। नामांतरण के संबंध में धारा 109 और धारा 110 इसमें होती हैं और नामांतरण नियम भी बनाए गए हैं। इनके बारे में हम क्रमशः अब चर्चा करेंगे। कोई धारा 109 कहती है कि कोई व्यक्ति भूमि में कोई अधिकार या हित विधि पूर्वक अर्जित करता है। जब कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोई हित या अधिकार विधि पूर्वक अर्जित करता है, अर्थात जैसे हमने कहा कि वो उस भूमि में उसका अधिकार यदि उत्तरजीविता के द्वारा आया है, विरासतन आया है, या कि वसीयत द्वारा उसे अधिकार मिला है, या कि बिक्री पत्र के माध्यम से मिला है, या दान पत्र के माध्यम से मिला है, किसी भी माध्यम से उसको एक अधिकार, यदि उसका विधिक अधिकार है, लीगल राइट है, यदि वो अर्जित करता है, तब वह क्या करेगा, वह तहसीलदार को या हल्का पटवारी को विहित प्रारूप में रिपोर्ट देगा। नामांतरण के संबंध में अब एक प्रारूप अलग अलग निर्धारित कर दिए गए हैं, तो उन प्रारूप में उसको तहसीलदार को वह रिपोर्ट देगा या हल्का पटवारी को संबंधित को रिपोर्ट दे सकता है। नगरीय क्षेत्र में यदि नगर सर्वेक्षक है तो उसको भी रिपोर्ट वह दे सकता है और अभिस्वीकृति या पावती प्राप्त करेगा। अधिकार के अंतर्गत कोई सुखाचार या संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 100 में वर्णित कोई ऐसा भार, चार्ज जो बंधक की कोटि में नहीं आता नहीं है। अधिकार में उसका ये कहना है कि जैसे कोई सुखाचार है या संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 है, जो कोई भार है वो नहीं आएगा। जो बंधक है तो वो आएगा, लेकिन कोई भार इसके अंतर्गत नहीं आता और कोई सुखाचार नहीं आएगा। इसका हित अर्जन जो है वो आगे बात करेगा। किसी बंधक मॉर्गेज का मोचन हो जाए या भुगतान हो जाए, कोई जैसे भूमि यदि व्यक्ति ने बंधक रखी है, कृषक ने मॉर्गेज की है और उसका भुगतान कर दिया गया है जिस राशि के लिए बंधक की गई है, तो उस मोचन कहलाता है कानून की भाषा में। तो रिडीम्ड या पेड ऑफ उन्होंने कर दिया है, या पट्टा का जो स्वीकृत उसको पट्टा निश्चय हो गया है, पट्टा स्वीकृत हो गया है, तो ये सब चीज़ें ये अधिकार के अर्जन के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। ये जो आवेदन देने की बात है, तो आवेदन व्यक्ति से स्वयं दे सकता है, संदेश वाहक के माध्यम से भिजवा सकता है, रजिस्ट्रीकृत डाक से दे सकता है, या ऑनलाइन कियोस्क, लोक सेवा केंद्र जैसी व्यवस्था हो उसके माध्यम से भी नामांतरण का आवेदन दिया जा सकता है। यदि आवेदक अवयस्क हो, 18 वर्ष से छोटा हो, अथवा अन्यथा निरहत हो। अन्यथा निरहत की अभी हम बात करेंगे, अन्यथा निरहत में कौन आते हैं, तो उसका संरक्षक या संपत्ति का जो भार साधक है वह आवेदन दे सकता है। अन्यथा निरर्थक में निःशक्त जन भी शामिल है, जो निःशक्त हैं, किसी वजह से लिख नहीं सकते या बात नहीं कर सकते, तो उनकी यदि वो अन्यथा निरर्थ हैं तो उनकी तरफ से उनका संरक्षक या संपत्ति के भार साधक है वो नामांतरण का आवेदन दे सकते हैं। सब रजिस्ट्रार पंजीयन विभाग भी तहसीलदार को भूमि की रजिस्ट्री की सूचना प्रति भेजेंगे। जो उस क्षेत्र के संबंधित जो सब रजिस्ट्रार हैं जो रजिस्ट्री करते हैं, वो जो रजिस्ट्रियाँ होंगी
उनकी जानकारी भी एक प्रारूप है निर्धारित है, उसमें तहसीलदार को जानकारी भेजेंगे। अधिकार अर्जन के समय पर रिपोर्ट न करने, दस्तावेज पेश करने में उपेक्षा करने पर तहसीलदार 5,000 रुपये तक की शास्ति लगा सकता है। ये प्रावधान पहले नहीं था। वर्तमान में यदि समय पर सूचना कोई व्यक्ति नहीं देता है तो उस पर 5,000 रुपये तक की शास्ति, यदि तहसीलदार को लगता है कि ये जानबूझ के कोई जानकारी छिपाई जा रही है या जानबूझ के सूचना नहीं दी गई है, तो 5,000 रुपये तक की शास्ति उस पर लगाई जा सकती है। जैसा ये जो अधिकार अर्जन है, तो इनका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता भू अभिलेखों में नामांतरण नियम 2018 बनाए गए हैं। किसी व्यक्ति द्वारा भूमि के अधिकार या हित अर्जित करने की रिपोर्ट के अलग अलग 5 प्रारूप निर्धारित किए गए हैं। जैसा शुरू में बताया था कि एक प्रारूप में आवेदन करेगा अधिकार अर्जन की, एक प्रारूप है, तो ये 5 प्रारूप इसमें निर्धारित किए गए हैं। भूमि स्वामी अधिकार या हित के अर्जन के मामले में प्रारूप 1 में रिपोर्ट तहसीलदार को लोक सेवा केंद्र को ऑनलाइन जैसी व्यवस्थाओं की जाएगी। यदि भूमि स्वामी अधिकार या हित के अर्जन के मामले में है, यह प्रारूप 1 में की जाएगी। मुख्यतः यही मामले सबसे ज़्यादा आते हैं। इस प्रारूप 1 में अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्ति का पूरा विवरण, नाम, पिता, माता, संरक्षक, पति का नाम, यदि महिला कृषक है, महिला भूमि स्वामी है, लिंग, आयु, मोबाइल नंबर, अनुसूचित जनजाति है या अन्य किस श्रेणी का है, पहचान के दस्तावेज विवरण भरा जाता है। ये जो प्रारूप 1 में ये भरा जाएगा। इसमें उन व्यक्तियों का विवरण भी विस्तृत रूप से अधिकार हित का अंतरण, असाइनमेंट या सरेंडर हुआ है, उनका जानकारी भी लिखा जाता है कि किन के स्थान पर आपका नामांतरण किया जाना है, किस हल्का पटवारी नंबर के, किस ग्राम के, किस सर्वेक्षण संख्यांक यानी सर्वे नंबर, ब्लॉक नंबर, भूखंड नंबर पर कितने क्षेत्रफल पर हेक्टेयर या वर्ग मीटर में हित अर्जित किया गया है। यदि किसी का हिस्सा है तो उसका भी लेख किया जाएगा। आवेदन पत्र में ये चीज़ भी आएगी कि जो आपका किस हल्का नंबर, जो पटवारी हल्का नंबर के किस ग्राम के अंतर्गत वह भूमि है या संपत्ति है, और उसका सर्वे नंबर क्या है या ब्लॉक नंबर क्या है, और इसके बाद कितना हेक्टेयर, कितने क्षेत्रफल है। यदि एक से अधिक लोगों का हित अर्जित हुआ है तो हिस्से की जानकारी भी दी जाएगी। भूमि स्वामी अधिकार हित के अर्जन के प्रकार में बताना होता है कि उसको ये बताना होगा कि भाई उसका जो हित अर्जन है वो किस प्रकार हुआ है। जैसा कि यदि विरासत द्वारा उसको हक मिला है तो उसको जो दस्तावेज क्या लगाना होंगे, ये चीज़ बताई जाएगी। विरासतन यदि प्राप्त हुआ है तो मृत भूमि स्वामी का मृत्यु प्रमाण पत्र, जो अपेक्षित दस्तावेज हैं, ये स्वतः सत्यापित होंगे आवेदक के। मृत भूमि स्वामी का मृत्यु प्रमाण पत्र या भूमि स्वामी की मृत्यु का समुचित प्रमाण। कई बार ग्रामीण क्षेत्र में मृत्यु प्रमाण पत्र सुरक्षित नहीं रख पाते हैं या नहीं मिल पाता है, तो यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो भूमि स्वामी की मृत्यु का समुचित प्रमाण होना चाहिए, कि साक्ष्य होना चाहिए कि जो कहें कि हाँ भाई अमुक जो व्यक्ति थे उनका मृत्यु हो चुकी है। दूसरा, पारिवारिक वंशावली, उत्तराधिकारियों की सूची तथा उनके हिस्से। जो मृतक भूमि स्वामी है उसकी पारिवारिक वंशावली पूरी विवरण दिया जाएगा कि उसके कितने पुत्र हैं, पत्नी, ये पूरी जानकारी रहेगी, पिता, माता, और उत्तराधिकारी कौन कौन उस भूमि के हो सकते हैं, इनकी जानकारी, और किसका कितना हिस्सा होगा ये आवेदक स्वयं इसमें बताएगा। यदि आवेदक का जो भूमि पर हित वसीयत द्वारा हुआ है, वसीयत द्वारा प्राप्त हुआ है, तो वो वसीयत की प्रति इसमें प्रस्तुत करेगा, वह स्वयं सत्यापित होगी।
वसीयत रजिस्टर्ड भी हो सकती है, नोटरीकृत भी हो सकती है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। क्रय द्वारा, यदि उसने खरीदा है तो इसमें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र लगेगा। रजिस्ट्रीकृत जो है उपपंजीयक पंजीयन विभाग द्वारा रजिस्ट्रीकृत विक्रय पत्र की कापी उसको लगाना होगी। यदि दान द्वारा प्राप्त हुआ है तो रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड लगाई जाएगी। यदि कोई भी दान है अपंजीकृत नहीं हो सकता। यदि दान से भूमि प्राप्त हुई है तो रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड उसको लगाना होगी। यदि भूमि के विनिमय द्वारा प्राप्त हुई है तो विनिमय का रजिस्टर्ड डीड लगेगी। यदि किसी न्यायालय की डिग्री से भूमि प्राप्त हुई है तो न्यायालय की डिग्री लगेगी। यदि भूमि अर्जन हुआ है, किसी विभाग का नामांतरण का मामला है, भूमि अर्जन हुआ है, तो जो अवार्ड पारित हुआ है भू अर्जन का, उसकी प्रति उसको लगाना होगी विभाग को। भूमि आवंटन यदि हुई है, वर्तमान में कृषि भूमि पर कोई आवंटन नहीं हो रहा है, लेकिन यदि कोई ऐसा मामला है, पुराना भूमि आवंटन है, तो यदि भूमि आवंटन है तो भूमि आवंटन आदेश लगेगा, निश्चित है। यदि भूमि के दावों के त्यजन द्वारा किसी व्यक्ति ने अपना जो दावा है, जिसका नाम भूमि स्वामी के रूप में रखा है, उसने किसी के पक्ष में उसको सरेंडर कर दिया है, तो वो रजिस्टर्ड सरेंडर डीड विमुक्ति विलेख जो है उसकी कापी लगेगी। किसी अन्य प्रकार द्वारा यदि इनके अलावा भी यदि कोई चीज़ आई है तो उसकी कापी भी इसमें, जो भी दस्तावेज है उसका लीगल डॉक्यूमेंट की कापी इसमें स्वयं सत्यापित करके आवेदक को लगाना होगी। रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति द्वारा आवेदन पत्र में जानकारी सही होने की घोषणा की जाएगी। आवेदन पत्र में वो लिखेंगे कि जहाँ तक मेरी जानकारी है यह उक्त जानकारी सही है, और यदि ये जानकारी गलत पाई जाए तो मेरे ऊपर विधि पूर्व के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। उसको जो आवेदक है उसको घोषणा करना होगी। आवेदन पत्र के साथ क्या क्या दस्तावेज लगाना होंगे, ये इनकी जो ऊपर आए हैं इसके अलावा और भी जो दस्तावेज लगाना है उनकी मैं जानकारी भी लेना उचित होगी। एक खसरा की प्रति, जो खसरा 5 साल है, उसकी एक प्रति लगाना होगी। नामांतरण पूर्व रेखा चित्र, प्री म्यूटेशन मैप स्केच जहाँ लागू हो। यदि कोई हिस्सा या वो इस टाइप की चीज़ है, किसका कहाँ हिस्सा है, तो उसका नामांतरण के पहले क्या था, तो ये वाला इसका आवेदक को स्वयं बताना पड़ेगा। अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों के पते के प्रमाण की प्रति, कौन व्यक्ति कहाँ जो जिसका उस मृतक भूमि स्वामी के या विक्रय के द्वारा या अन्य किसी वजह से जो ऊपर कारण बताए हैं, यदि किसी जिनका हित अर्जित हुआ है जिन्होंने, तो उन व्यक्तियों के पते के प्रमाण की प्रति इसमें लगाना होगी। अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों की पहचान के प्रमाण की प्रति, ये जो व्यक्ति हैं उनके पहचान का प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र भी हो सकता है, आधार कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है। आगे इसमें बताया है क्या क्या कागज है। यदि अन्य व्यक्ति हो तो हित अर्जित करने वाले व्यक्ति का प्राधिकार पत्र, पावर। यदि जो आवेदक है उसका हित अर्जित नहीं हो रहा है, वो किसी और व्यक्ति की तरफ से आवेदन कर रहा है, तो उसको जो हित अर्जित करने वाले व्यक्ति है उसका एक प्राधिकार पत्र भी उसके पास होना चाहिए। विधिक व्यक्ति की दशा में यदि आप एडवोकेट उसमें आवेदन में लगा रहे हैं, तो विधिक व्यक्ति की पहचान स्थापित करने वाला दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, CINR नंबर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या बैंक खाता पासबुक आदि आदि इनकी प्रति लगाई जा सकती है। सक्षम निकाय या व्यक्ति द्वारा जारी प्राधिकार पत्र भी इसमें लगाया जा सकता है। पहचान के प्रमाण की एक सत्यापित प्रति, स्वसत्यापित प्रति संलग्न की जानी चाहिए। पहचान प्रमाण पत्र में क्या क्या आएगा, आधार कार्ड या समकक्ष उसी के टाइप का कोई दस्तावेज होना चाहिए। पैन कार्ड, यदि आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट, यदि ये नहीं है तो पासपोर्ट भी लगा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति लगा सकता है। बैंक पासबुक
जो है बैंक पासबुक की कॉपी लगा सकती है। और यदि ये सब भी नहीं है तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के राजपत्रित अधिकारी, गजटेड अधिकारी द्वारा जारी या प्रमाणित कोई फोटो पहचान पत्र। यदि ये सब नहीं है तो कोई भी भारत सरकार का या राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी है जो गजटेड ऑफिसर, यदि वो कोई फोटो युक्त पहचान पत्र जारी कर देता है तो वह भी इसमें माना गया है। आवेदन पत्र जैसे ही प्रस्तुत किया जाएगा उसकी अभिस्वीकृति जिसको भी आवेदन देंगे उस कार्यालय द्वारा दी जाएगी। आवेदन प्राप्त होने के बाद तहसीलदार संबंधितों को सूचना पत्र जारी करेगा। तहसीलदार नामांतरण का सार्वजनिक नोटिस प्रारूप 10 में जारी करवाएगा। एक जो आम सूचना, आम इश्तहार है वो प्रारूप 10 में तहसीलदार कार्यालय से जारी होगा। यह जो नोटिस है कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, यानी तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, यथास्थिति जैसी स्थिति हो, यदि ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर, नगरीय क्षेत्र हो तो नगरीय क्षेत्र, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा। संबंधित ग्राम और यदि नगरीय क्षेत्र है तो सेक्टर में प्रकाशित किया जाएगा। आवेदन तथा अध्ययन भू अभिलेखों की प्रति 30 दिन के भीतर जैसे ही नामांतरण का आदेश तहसीलदार करेगा, इसके पश्चात वह भू अभिलेख को अद्यतन कराएगा और 30 दिन के भीतर उन जो भू अभिलेखों की प्रति है वह उसको निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इस प्रकार नामांतरण की प्रक्रिया हमारी पूरी होगी। अगर इसमें इस नामांतरण से यदि आवेदक संतुष्ट नहीं है तो वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी, वर्तमान में अनुभागीय अधिकारी राजस्व SDM को इस नामांतरण की अपील भी समय सीमा में प्रस्तुत कर सकते हैं।